हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएससीआईटी एग्जाम से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैराथन रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू? ऑप्शंस हैं डेटा स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा भेजना और डेटा देखना। आप सबको मालूम होना चाहिए कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ऐसी यूनिट जो प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेस करने का काम करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, डेटा प्रोसेस करना। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? व्हाट इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर में जहां हम डेटा स्टोर करते हैं वो सबसे मेन डिवाइस कौन सा है? तो दोस्तों स्टोर करने में रैम और रोम तो नहीं है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है। ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं? डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर के सभी प्रकार के। तीसरा प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग करता है? दोस्तों आप एमएस वर्ड में आप जो भी फाइल बनाते हो उस फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पूछ रहा है विच फॉर्मेट इज यूज टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट? इसका सही जवाब है, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए हम .docx फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉक्स फॉर्मेट होता है एमएस वर्ड में जब डेटा सेव करते हैं। चौथा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? तो दोस्तों अगर आपको एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाना तो आप कंट्रोल के साथ एन दबाते हो। ठीक है, अगर आपको सेव करना हो तो कंट्रोल एस दबाते हो। अगर आपको ओपन करना हो किसी फाइल को, यानी जो आपने पहले से सेव कर रखी है, तो आप कंट्रोल ओ दबाओगे, और अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल के साथ पी दबाओगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी कंट्रोल एन रहेगा। पांचवा देखिए, इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट? और इसका सही जवाब है दोस्तों, इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाकी एचटीटीपी जो है एक साइट से दूसरी साइट पर नेविगेट कराता है। आप इंटरनेट पर जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो इसको नेविगेट करना कहते हैं, ठीक है ना। और एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें एस और जुड़ जाए बाद में तो सिक्योर। एचटीटीपीएस का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है? टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम होता है। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो डाउनलोड करने के लिए यहां पर एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी फाइल को। छठा प्रश्न है, पेन ड्राइव किस प्रकार का डिवाइस है? पेन ड्राइव जो होता है दोस्तों ये किस प्रकार का डिवाइस होता है ये आपको बताना है। पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? ऑप्शंस है, इनपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा है प्रोसेसिंग डिवाइस। दोस्तों पेन ड्राइव जो है वो ना तो इनपुट डिवाइस होता है, ना आउटपुट डिवाइस होता है, ना प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस। क्योंकि पेन ड्राइव में आप किसी भी फाइल या पिक्चर्स को, वीडियोस को स्टोर कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो। ठीक है, सेव करके एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। तो इस प्रकार से पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम यूएसबी प्लग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यूएसबी प्लग, यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट करके बताना अगर आपको ध्यान है तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है, मैंने पीछे वाले वीडियोस में बताया था। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी यानी कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी ऐसी है जो स्थायी यानी परमानेंट होती है? यहां पर चार ऑप्शन है,
इनमें से आपको ये बताना है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्शन ए रैम। दोस्तों रैम जो होती है अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी, परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, टेम्परेरी होती है। रोम होती है स्थायी। रोम कैसी होती है दोस्तों? स्थायी। एक होती केस मेमोरी, ये भी अस्थायी होती है, ठीक है, केस मेमोरी अस्थायी होती है। और यूएसबी एक मेमोरी नहीं है, यूएसबी तो एक प्लग का नाम है जिसमें हम किसी भी डिवाइस को लगा सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सही जवाब होगा, परमानेंट होती है वो है रोम, ठीक है। अगर रैम का पूरा नाम पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम पूछे तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एक होती है केस मेमोरी। केस मेमोरी क्या होती है दोस्तों? केस मेमोरी होती है सीपीयू और रैम के बीच बफर करने का काम करती है, ठीक है। यानी ये उसी डेटा को सेव करती है जो रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाता है। केस मेमोरी उस डेटा को सेव करती है जो रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिया जाता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है, और इसका जो टाइमिंग होती है एक्सेस करने का, डेटा को एक्सेस करने का टाइम होता है वो कम होता है, क्योंकि ये तेज गति से काम करती है। आठवां, डेटा प्रोसेसिंग चक्र में सबसे पहली अवस्था क्या है? दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग चक्र आपको मैं बताता हूं। आप कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हो, कंप्यूटर को आप सबसे पहले इनपुट देते हो। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, डेटा को, ठीक है, प्रोसेस करता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद होता है आउटपुट, और उसके बाद होता है चौथा स्टोरेज, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। तो सबसे पहली अवस्था क्या है दोस्तों? इनपुट है। पहले इनपुट होता है। जैसे मैं आपको बोलूं 5 और 5 कितना होता है, तो आपके दिमाग में पहले इनपुट हुआ ना कान के माध्यम से, फिर प्रोसेसिंग हुई 5 और 5 कितना होता है, आपने सोचा 10 होता है, फिर आप जवाब दोगे कि 10 होता है, आउटपुट निकालोगे, और आपके दिमाग में सेव भी हो जाएगा कि कितना होता है, 5 और 5 10 होता है। अब दोबारा पूछूंगा तो बिना प्रोसेसिंग ही आप जवाब दे दोगे कि 10 होता है। तो ये पूरी कंप्यूटर की प्रक्रिया होती है। नवा, कंप्यूटर में फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर आप कंप्यूटर में किसी फाइल को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करोगे? अर्थात व्हाट इज यूज टू रिकवर ए डिलीटेड फाइल इन कंप्यूटर। आपको ध्यान होना चाहिए, कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं ना, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। कहां चली जाती है? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन से उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, वहां से उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों? रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10वां, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला कौन है? हु कनेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को जोड़ता है, यानी दोनों से जो काम कराने का काम करता है, दोनों का जो मीडिएटर है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कॉम्बिनेशन बिठाता है और दोनों के साथ काम कराने का काम करता है। 11वां, कंप्यूटर में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बोल, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। कंप्यूटर में अगर आपको काटना हो तो काटने की शॉर्टकट क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ फॉर कट इन अ कंप्यूटर? दोस्तों काटने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स। अब देखो आप, ये एक्स की जो आकृति है इस प्रकार से है, देखो मैं इधर इधर दो गोले बना दी तो एक कैंची बन गई ना, सीजर जिसे हम कहते हैं। अब कैंची का काम क्या है? काटना है, तो कंट्रोल एक्स आप ऐसे याद रख लेना कि काटने की शॉर्टकट होती है, ठीक है। कॉपी करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल सी, कॉपी, ठीक है। और पेस्ट करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल वी, यानी कट और कॉपी किया, उसको कहां ले जाकर रखना है, कहां चिपकाना है, तो पेस्ट कर दोगे। और अंडू करना हो ना आपको, लास्ट एक्शन को वापस लाना हो, अंडू, अंडू करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस जेड। तो इसमें 11वीं में कंट्रोल एक्स जो है कट करने की शॉर्टकट है। 12वां, कंप्यूटर नेटवर्क में फाइल शेयरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में फाइल को शेयर करना चाहते हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? विच इज यूज फॉर फाइल शेयरिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? ऑप्शन है वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड स्टोरेज या उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में फाइल को शेयर करना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क पर शेयर करना चाहते हो, नेटवर्क पर बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क पर, तो आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से आप फाइलों को शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट किस कार्य के लिए उपयोग में लिया जाता है? एमएस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन या प्रोग्रामिंग। दोस्तों देखो टाइपिंग इसमें, टाइपिंग के लिए काम में आता नहीं है, कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है, प्रेजेंटेशन इसमें बनाए जाते हैं। पावर पॉइंट में क्या बनाए जाते हैं मित्रों?
प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन अ कंप्यूटर? दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होता है डेटा को मैनेज करना, ठीक है, यानी डेटा को स्टोर और प्रबंधित करना, स्टोर एंड मैनेज द डेटा। ये किसका यूज है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट नाम जो होता है वो होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 15वां, कंप्यूटर में अंडू करने की शॉर्टकट क्या होती है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर अंडू इन अ कंप्यूटर? कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। चलो, रीडू करने के लिए, यानी जो अंडू है उसको वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, ऐसे शॉर्टकट्स है। 16वां, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे बड़ी नेटवर्क संरचना कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर? लैन, मैन, वैन या इंटरनेट? दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, उसका नाम है वैन, WAN, वैन, ठीक है ना। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड यानी चौड़ा, बहुत बड़ा, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन यानी एक पूरे शहर का नेटवर्क, एक सिटी का नेटवर्क। पूरे अगर शहर का नेटवर्क हो तो मेट्रोपॉलिटन मैन होता है। किसी एक कैंपस का या किसी एक बिल्डिंग का नेटवर्क है तो लैन हो गया, लोकल एरिया। और पूरे विश्व का नेटवर्क हो गया तो वैन हो गया, WAN, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो नेटवर्क की संरचना पूछ रहा है, यहां पर नेटवर्क का नाम पूछता तो इंटरनेट बताते आप, पर नेटवर्क की संरचना के बारे में पूछ रहा है तो वैन बताना है। अगला है, ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज फॉर ब्लूटूथ? डेटा शेयरिंग करना, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रिंटिंग या गेमिंग? दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि डेटा शेयर करने के लिए हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। 18वां है, इंटरनेट पर वीडियो कॉलिंग के लिए किस ऐप का प्रयोग किया जाता है? विच ऐप इज यूज फॉर वीडियो कॉलिंग ओवर द इंटरनेट? दोस्तों, इंटरनेट पर वीडियो कॉल करने के लिए हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं करते। गूगल क्रोम तो ब्राउजर है, इसका तो ब्राउज करने, इंटरनेट चलाने के लिए काम में लेते हैं। MS वर्ड का यूज नहीं करते, ये डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। और एडोब रीडर का इस्तेमाल नहीं करते, ये PDF फाइलों को देखने के काम में आता है। दोस्तों, PDF की फाइलें एडोब रीडर में देख सकते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि PDF फाइलों को देखने के लिए कौन सा एक सॉफ्टवेयर काम में आता है, तो बताना एडोब रीडर, ठीक है, एडोब रीडर। 19वां, कंप्यूटर को बंद करने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज द करेक्ट वे टू शट डाउन ए कंप्यूटर? आप कंप्यूटर को बंद कैसे कर सकते हैं? तो सीधे पावर बटन दबा दोगे क्या? कंप्यूटर में एक पावर बटन होता है, डायरेक्ट वो दबाओगे क्या? दूसरा, आप स्टार्ट बटन में जाओगे, उसमें शट डाउन बटन पर क्लिक करोगे। तीसरा, मॉनिटर केबल बंद करके चले जाओगे। और चौथा है कीबोर्ड निकालना, कीबोर्ड ही रिमूव कर दोगे उससे। तो दोस्तों, चारों में से क्या करेंगे? आप करोगे स्टार्ट बटन में जाओगे, वहां पर एक शट डाउन नाम का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ये एक अच्छा तरीका है कंप्यूटर को बंद करने का। 20वां, कंप्यूटर शिक्षा में IT का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर की शिक्षा में जो एक IT शब्द है, ये IT क्या होता है? IT का मतलब क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IT इन कंप्यूटर एजुकेशन? दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। 21वां देखिए, MS एक्सेल में वह टूल जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है। अब एक्सेल का प्रश्न है, ये पूछ रहा है जो वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है, यानी प्रेडिक्ट द वैल्यू, प्रेडिक्ट करता है वैल्यू का, पहले से पता कर लेता है कि वैल्यू क्या रहेगी। दोस्तों, वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए गोल सीक का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी, गोल सीक, ठीक है। वी लुकअप काम में आता है संबंधित मान का पता लगाने के लिए, संबंधित मान का पता लगाने के लिए, ठीक है। ट्रिम होता है अनवांटेड स्पेस को हटाने के लिए, रिमूव द स्पेस, ठीक है। तो गोल सीक काम में आता है क्या?
वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए। 22वां क्वेश्चन, मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। मेलवेयर का एक प्रकार बताओ जो किसी भी हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है, यानी आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स या फिर डीएनएस पॉइजनिंग। आपको बताऊंगा दोस्तों कि मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है उसको स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है, आप अंग्रेजी में जासूस को स्पाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाई। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में जासूसी करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर के नाम से जाना जाता है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? वायरस को हटाने का काम करता है कंप्यूटर से। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। और डीएनएस पॉइजनिंग एक प्रकार का साइबर थ्रेट होता है, साइबर खतरा होता है। ठीक है, तो जासूसी के लिए बोला जाए तो स्पाईवेयर। अगला देखिए 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। साइबर आपका साइबर खतरा जो है का वह प्रकार जिसमें आपको चाही गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। आप चाहते हो उस वेबसाइट से आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है, ऐसा कौन सा साइबर खतरा है? दोस्तों ये जो साइबर खतरा है इसको कहते हैं आपका हैकिंग नहीं कहते, स्पाईवेयर नहीं कहते और वायरस नहीं कहते, डीएनएस पॉइजनिंग। ठीक है, आप तो जाना चाहते हो किसी दूसरी वेबसाइट पर और डीएनएस में पॉइजनिंग हो जाती है, इस वजह से आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा क्या? आपका ऑप्शन डी, डीएनएस पॉइजनिंग। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है? मतलब अगर कोई भी आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर देता है तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? विच सेक्शन इज अप्लाइड फॉर टेम्परिंग विद कंप्यूटर कोड? धारा 65, धारा 420, धारा 66 या धारा 406? दोस्तों धारा 65। ये जो कानून है इसका नाम है इंडियन आईटी एक्ट, इंडियन आईटी एक्ट 2000। इसमें धारा 65 आपको लगाई जाती है अगर आप किसी कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करते हो। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 25वां। साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगाई जाती है? अगर कोई भी साइबर अपराध के तहत धारा 406 लगाई जाती है, इसका मतलब क्या है? धारा 406 का मतलब होता है दोस्तों आपने किसी के साथ विश्वासघात का अपराध किया हो, यानी ऑनलाइन आपने किसी को जो किसी बात का विश्वास दे दिया फिर आपने घात कर दिया तो 406 धारा लगाई जाती है। और अगर धोखाधड़ी आप करते हो किसी के साथ तो धारा 420 लगाई जाती है, 420। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? दोस्तों सूचना सुरक्षा प्रणाली में आईएसओ जो स्टैंडर्ड है वो है 27001। ऑप्शन डी 27001। आगे विंडोज 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं? आपको ये बताना है दोस्तों विंडोज 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टैंडर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर, ए और बी दोनों या नन ऑफ द अबव। दोस्तों विंडोज 10 में स्टैंडर्ड अकाउंट भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी होता है, तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। अंतर क्या है दोनों में दोस्तों? अगर आप अपने कंप्यूटर की सभी सेटिंग्स के पास पहुंचाना चाहते हो यानी सभी सेटिंग्स में बदलाव करना चाहते हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिन जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में एडमिन। और अगर आप केवल उनकी सेटिंग्स को बदलाव नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो और पढ़ सकते, उसमें अपना काम कर सकते हो, तो वो स्टैंडर्ड यूजर होता है। जो सभी प्रकार के सेटिंग में बदलाव करेगा वो तो होता है एडमिन। जैसे व्हाट्सएप में एडमिन किसी भी प्रकार की सेटिंग्स में बदलाव कर देता है। और अन्य जो मेंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूजर, वो केवल उसको चला सकते हैं। 28वां एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कौन सी एक ऐसी केबल है जो एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के काम में आती है? एचडीएमआई, वीजीए, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों यानी HDMI और VGA दोनों केबल से ही हम LCD प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ठीक है, HDMI का पूरा नाम क्या होता है? HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, और VGA का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, पिछले 11 वर्षों में जिन्होंने भी वैकेंसी गुरु से पढ़ाई करी है 100% परिणाम रहा है। और सब बच्चे अगर ध्यान से पूरी क्लासों को लेते हैं और जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको 80+% बनना नॉर्मल बात है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 29, CD या DVD में डेटा भरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, पहले भी कई बार मैंने पूछा है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग डेटा इनटू CD और DVD कॉल्ड? दोस्तों इसका सही जवाब है बर्निंग। CD और DVD में डेटा को डालने की प्रक्रिया को बर्न करना कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग कहते हैं मित्रों कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इट्स कॉल्ड बूटिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैलिड एग्जाम्पल नहीं है? यानी कि यहां पर जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, गूगल क्रोम, MS DOS या फिर गूगल एंड्रॉइड? दोस्तों लाइनेक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और गूगल का एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जबकि यहां पर जो ऑप्शन बी है इसमें लिखा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम होता है दोस्तों एक ब्राउजर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ब्राउजर। ब्राउजर क्या काम में आता है? इंटरनेट चलाने के काम में आता है। आप इसमें इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हो। ठीक है, और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम शॉर्ट में ऐप कहते हैं। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। 31वां, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्सेस क्यों बनाए जाते हैं? MS एक्सेस हो या फिर कहीं पे भी इंडेक्स क्यों बनाते हैं? अपन ध्यान रखो, इंडेक्स आपके अपनी कॉपी में इंडेक्स क्यों बनाते हो? इंडेक्स बनाते हो ना पहले पेज पे, ताकि यह तेजी से रिकॉर्ड खोजने और सॉर्ट करने के लिए एक्सेस की सहायता देता है। आप इसका यूज करके अपने किसी भी पेज को, किसी भी चैप्टर को फटाफट से खोज सकते हो, सर्च कर सकते हो। इस वजह से इंडेक्स बनाए जाते हैं। 32वां, निम्न में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक कहते हैं? निम्न में से ऐसा क्या है जिसे व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और 2 ऑप्शंस और आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट ओवरलुक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। दोस्तों व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, सॉरी मैं इस क्वेश्चन को आंसर बदलूंगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को हम पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे 33वां, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अन्य व्यक्ति के साथ साझा कैसे कर सकते हो? किसके माध्यम से कर सकते हो? दोस्तों आप किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे व्यक्ति को भेजना है तो आप या तो उसे ब्लूटूथ के माध्यम से भेज दो या फिर आप उसे ईमेल के माध्यम से भेज दो। तो ब्लूटूथ और ईमेल दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी में आप देख रहे होंगे ए और सी दोनों, ये इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34वां प्रश्न है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? दोस्तों नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसफर की गति होती है उसको हम किसमें मापते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वॉट्स में, डॉट पर इंच में, बिट पर सेकंड में या फिर हर्ट्ज में। दोस्तों इसका सही जवाब है बिट्स पर सेकंड, बीपीएस। बीपीएस का पूरा नाम होता है बिट्स पर सेकंड, और इसमें नेटवर्क की गति को मापा जाता है। ठीक है, डॉट्स प्रति इंच जो होता है इसमें प्रिंटर की गति को मापा जाता है, स्पीड ऑफ प्रिंटर, डीपीआई। 35वां प्रश्न है, वेब ब्राउजर में खाली स्थान पर वांछित संसाधनों का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। यानी वेब ब्राउजर में आप अगर कौन सा एक स्थान है ऐसा जहां पर आप क्या कर सकते हो, यूआरएल को इनपुट कर सकते हो और यूआरएल को देख भी सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। दोस्तों उसको कहते हैं एड्रेस बार। क्या कहते हैं? एड्रेस बार। आपने देखा होगा कि एक ब्राउजर है जब आप चलाते हो,
सबसे ऊपर एक यहां पर एक ऐसी लाइन आती है ये वाली, इसके अंदर यहां लिखा होता है www.youtube.com, जो भी आप चलाते हो youtube.com ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये जो है, ये एरिया जो है जिसमें ये एड्रेस लिखा हुआ है, इसको एड्रेस बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एड्रेस बार। अगला देखिए 36वां प्रश्न, खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरों के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। ब्लैंक स्पेस इज ए स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए नेटवर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट। यानी आपके कंप्यूटर में कोई बाहर का व्यक्ति घुसने का प्रयास कर रहा है तो उसके लिए एक सुविधा बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है फायरवॉल। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? फायरवॉल। ये आपके कंप्यूटर को बाहरी खतरों से बचाने का काम करता है। अगला देखो, VLSI का पूरा नाम क्या होता है? देखो VLSI क्या होता है? ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो प्रोसेसिंग करता है, लाइक सीपीयू को VLSI भी कह सकते हैं अपन। VLSI का पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए 38वां, अगर कोई कंप्यूटर चालू है और लेकिन सिस्टम रीसेट पर प्रतिक्रिया नहीं देता तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है? मतलब आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो और उसको कोई टास्क बता रहे हो, बार बार कोई काम बता रहे हो और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा, कोई भी उसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा, आप उसमें बटन दबाए जा रहे हो। ऐसी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं हैंग होना। क्या कहते हैं दोस्तों? हैंग होना। यानी वो हैंग हो गया, अटक गया कहीं पे, उसमें कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखो 39वां प्रश्न, MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा का डिफॉल्ट जो प्रकार है वो क्या है? टेक्स्ट है, करेंसी है, नंबर है या यस और नो है? दोस्तों इसका सही जवाब है डेटा का डिफॉल्ट प्रकार MS एक्सेस में जो होता है वो होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अगर आपने जवाब दिया इसमें तो बिल्कुल आपका ठीक जवाब है। अगला देखिए 40वां प्रश्न। 40वां एक इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझना चाहिए। MS एक्सेल में मान लो कि कुछ सेल है B1, B2, B3 में कुछ संख्याएं लिखी हुई है। इन सेलों में मौजूद मूल्यों की आपको औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अंग्रेजी में प्रश्न है, इन MS एक्सेल इफ सेल्स B1, B2, B3 contains numeric values, what is the correct formula to find their average? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आप औसत निकालने हो तो आप एवरेज फॉर्मूला लगाओगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, B1 से B3 तक का। 41वां क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सी सबसे अधिक गति की मोबाइल संचार तकनीक है? विच इज द फास्टेस्ट मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? 5G, 4G WiMAX, 4G HSPA+ और 3G। सबसे तेज जो गति का मोबाइल संचार तकनीक है वो है 5G। अब तक अपने भारत में आपने भी देखा होगा या फिर आप भी जानते होंगे 5G नेटवर्क स्पीड में वर्तमान में सबसे फास्ट है। 42वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डेटा श्रृंखला होती है और सारे मान सकारात्मक होते हैं? यानी कि आप एक्सेल में जो चार्ट बनाते हो तो चार्ट बनाते हो आप, यहां पर कुछ संख्याएं लिखी होती है, उसके आधार पर, संख्याओं के आधार पर बनाते हो ना, तो जिसमें केवल एक ही जो है डेटा का प्रकार है और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, उसको कहते हैं अपन पाई चार्ट। क्या कहते हैं मित्रों? पाई चार्ट। इस प्रकार से एक चार्ट बनता है। ठीक है, मान लो ये 25% है, ये 20% है, ये 30% है और ये आपका हो गया 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया दोस्तों 25%। ये आपका हो गया पाई चार्ट। इसको हम पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी पाई चार्ट। ऐसा एक चार्ट जो बनता है उसको पाई चार्ट कहते हैं। 43वां प्रश्न, फुटनोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फुटनोट एंड एंड नोट आर यूज्ड फॉर रेफरेंस के लिए, रेफरेंस देने के लिए, सूचना के लिए, पॉइंट के लिए, लिस्ट के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक किताब जब हम पढ़ते हैं उसमें यहां पर कोई कठिन शब्द आ जाते हैं ना, ठीक है, हार्ड स्पेलिंग्स, हार्ड मीनिंग्स,
तो उनका अर्थ यहाँ नीचे लिख दिया जाता है इस प्रकार यहाँ कि उसका अर्थ क्या है। इनको हम कहते हैं फुट नोट। क्या कहते हैं? फुट नोट। और अगर पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में लिख दिया जाए, 3-4 पेज सबसे लास्ट में जाके लिखा गया, उसका अर्थ क्या है, इसको कहते हैं एंड नोट। नीचे लिखेंगे पेज में तो फुट नोट, पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखेंगे तो एंड नोट। तो ये किसी भी वर्ड का जो कठिन शब्द है उसका रेफरेंस यानी उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है, तो रेफरेंस देता है उसका। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 44वां, एमएस वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता है? विच कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन फाइल नेम इन एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड में कोई भी फाइल सेव करोगे तो कौन सा चिन्ह आप यूज नहीं कर सकते दोस्तों? क्वेश्चन मार्क आप यूज नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक आप यूज कर सकते हो, यानी अल्फाबेट यानी टेक्स्ट, और नंबर्स आप यूज कर सकते हो। डॉट का चिन्ह जो होता है वो भी यूज कर सकते हो, स्पेस भी यूज कर सकते हो। पर क्वेश्चन मार्क अगर आप किसी भी फाइल को सेव करने में लगा दोगे तो वो फाइल सेव ही नहीं होगी। 45वां प्रश्न मैं बताऊं उससे पहले आपसे विषय में कहना चाहूंगा, आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल होने वाला है। 45वां प्रश्न है, निम्न में से फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप चाहते हो कि आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं, सीधा परमानेंट डिलीट हो जाए। तो किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं दोस्तों। क्या दबाते हैं? शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ऑप्शन ए, परमानेंट डिलीट के लिए। ठीक है। 46वां, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडो तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? यानी कि आप किसका उपयोग करके एक स्क्रीन को ही 4 भागों में बांट सकते हो, ठीक है, और चारों में आप अलग अलग काम कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए हम स्नैप असिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन सी, स्नैप असिस्ट। यानी कि आप अपने कंप्यूटर की विंडो को 4 भागों में बांट दो। ऐसे यहां आप अलग काम कर सकते हो, यहां अलग कर सकते हो, यहां अलग और यहां अलग, चारों जगह अलग अलग काम कर सकते हो। तो स्नैप असिस्ट ये होगा। अगला है, एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल को बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट में अगर किसी फाइल को आप बंद करना चाहते हो तो किसका यूज करोगे? ऑप्शन हैं, फाइल टैब में जाके क्लोज करेंगे, कंट्रोल के साथ W दबाएंगे, क्लोज बटन जो कॉर्नर में होता है उसको दबाएंगे, या ऑल ऑफ द अबव। सभी जो है इसका सही जवाब है। आप इन सभी का इस्तेमाल करके एमएस वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल में किसी भी फाइल को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ प्रदर्शित करता है, यानी ऐसा कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है जिसमें केवल टेक्स्ट ही दिखता और कुछ नहीं दिखता? स्लाइड शो, समरी, आउटलाइन या स्लाइड सॉर्टर? दोस्तों इसका सही जवाब है आउटलाइन। आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट दिखाई देगा, बाकी डिजाइनिंग फॉर्मेटिंग नहीं दिखेंगी। टेक्स्ट और बुलेट्स दो ही चीजें दिखती है इसमें, टेक्स्ट एंड बुलेट्स। 49वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। दोस्तों पूछ रहा है, एमएस एक्सेल में ऐसी लाइनें होती है ना, पंक्तियां इस प्रकार, और इस प्रकार से कॉलम होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, ये कॉलम्स हो गए। अब यहां पर पूछ रहा है कि यहां पर जो कॉलम है जो रो को काट रहा है, तो कॉलम रो को काटता तो एक बॉक्स बन रहा है, ये देखो बॉक्स बन गया, कॉलम रो को काटते बॉक्स बन गया ना। इस बॉक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। ठीक है। यहां पर जो कॉलम होते हैं उनको ऐसे ABCD कह के नाम देकर डिफाइन किया गया, और यहां पर जो ये रो है उनको 1 2 3 कह के यानी नंबर देकर डिफाइन किया गया। तो यहां पर जो पहली सेल है इसका नाम है A1, और ये वाली सेल जो है जैसे D में 2 नंबर की है तो इसका नाम है D2, ये C में 3 नंबर की ये वाली तो इसका नाम है C3। ठीक है। तो पहले कॉलम का नाम आता है, बाद में रो का नाम आता है। 50वां प्रश्न देखो, आमतौर पर किसी निजी ईमेल खाते, जो कोई निजी ईमेल खाते हैं, पर्सनल ईमेल अकाउंट का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। यानी कि निजी ईमेल खातों में अगर आपको ईमेल डाउनलोड करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसमें POP3 जो प्रोटोकॉल है, इससे आप क्या कर सकते हो? आप निजी ईमेल डाउनलोड कर सकते हो। 51 नंबर क्वेश्चन,
पावर निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने में सक्षम है? यानी आप पावर पॉइंट में एक से ज्यादा स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, जब एक स्लाइड पर क्लिक करते हो तो दूसरा हट जाता है, यानी सिलेक्ट हट जाता है। इस पे क्लिक करोगे तो दूसरा सिलेक्ट हट जाएगा, फिर तीसरे पे क्लिक करोगे तो दूसरा, ये पहला भी हट जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल दबाओ और सभी स्लाइड्स पर क्लिक करो तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 52, एमएस वर्ड 2010 में कौन सा विकल्प पृष्ठ की सामग्री के पीछे भूतित छवि डालता है? भूतिया टेक्स्ट, जिसे गोस्टेड टेक्स्ट कहते हैं। ऑप्शंस हैं हाइबरनेशन, इंडेंटेशन, वाटरमार्क या ओरिएंटेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वाटरमार्क। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के पीछे ऐसे आड़ा जो एक टेक्स्ट लिखते हो ना, जैसे इधर RCIT लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा जाता है ना, बैकग्राउंड में लिखा जाता है, इसको वाटरमार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो 53 नंबर, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? यहां पर आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शंस हैं हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CDR। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क का यहां पर उदाहरण है CD, DVD ये, और ब्लू रे डिस्क, ये तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। यहां पर CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, मेरे साथ बोलिए एक बार, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये तीनों ही क्या है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल्स हैं। अगला 54 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में विंडो के शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? दोस्तों MS वर्ड है ये वाला। अब विंडो का शीर्षक है नहीं, ये सबसे ऊपर वाला, ये क्या है, ये सबसे ऊपर जो आ रहा है दोस्तों, इसको कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। इस टाइटल बार पर इधर ऐसे माइनस का चिन्ह होता है जिसे मिनिमाइज कहते हैं, ऐसा होता है जिसको मैक्सिमाइज कहते हैं, और एक ऐसा होता है क्रॉस जिसको क्लोज कहते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला बार होता है, इसको टाइटल बार कहते हैं। और इधर जो बटन होते हैं कंट्रोल कीज, इनको कहते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। 55 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है? विंडोज 10 में एक विंडोज डिफेंडर नाम का ऑप्शन होता है, ये क्या काम में आता है? ऑप्शंस देखिए आपके सामने हैं, रियल टाइम एंटीवायरस है ये, दूसरा फायरवॉल है, गेम है या रिकवरी सॉफ्टवेयर है। दोस्तों विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर जो विंडोज को वायरस से डिफेंड करता है, तो यह एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। ठीक है, क्या है दोस्तों? रियल टाइम एंटीवायरस। 56 नंबर, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में एक बिना अनुमति के, यानी आपकी अनुमति के बिना प्रवेश कर सकता है? यानी वाई कैन समवन एंटर योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन? आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर में कोई भी क्यों घुसने का प्रयास करेगा? या तो इन्हें आप पसंद नहीं है, यानी आप उनकी पसंद के लायक नहीं है, वो आपको डिसलाइक करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। या फिर अपराध करने के लिए कोई आपके कंप्यूटर में घुस सकता है, या फिर दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को वितरित करने के लिए, ताकि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके कंप्यूटर में वो प्रवेश करने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से कोई भी व्यक्ति हमारे कंप्यूटर में घुसने का प्रयास करता है। अगला है, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है, दोस्तों आपको एक ईमेल प्राप्त हुआ, ध्यान से सुनना, ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें आपसे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाता है, तो आप बताओ क्या करोगे? आपको एक ईमेल आया, उसमें आपको बोला कि आप ना अपना आईडी और पासवर्ड हमें शेयर करो, तो आप क्या करोगे? उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। पहला ही सही है। आप अपना जो जीमेल है या फिर जो भी एक यूजर है ना, मतलब क्या है, ईमेल प्रदाता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, उसको आप इसकी रिपोर्ट कर देंगे स्पैम के रूप में। दूसरा, संदेश को हटाएंगे नहीं, संदेश को मत हटाओ, बाद में हटा लेना, पहला काम ये करो। फिर संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड सारे उत्तर दे दोगे नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? मतलब जिसमें आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, प्राइवेसी रख लो, फिर भी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा कौन है? दोस्तों ऐसा जो है इन चार ऑप्शंस में, वो हैकर है। हैकर किसी भी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम होता है, वो किसी भी सिक्योरिटी के अंदर घुस सकता है। तो ये पूर्णतया प्राइवेसी का
उदाहरण नहीं है, ये तो रिस्क है एक प्रकार की। ठीक है, आगे 59वां क्वेश्चन, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अगर आपको विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप कहां से कर सकते हो और कौन सी जगह से नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। दूसरा, विंडोज स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, विंडोज स्टोर नाम का, जैसे प्ले स्टोर होता है ना, वैसे कंप्यूटर में विंडोज स्टोर होता है। सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, सही है। एमएस वर्ड की फाइल से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। एमएस वर्ड की फाइल में तो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहां से हम नहीं कर सकते। बाकी सभी जो यहां पर ऑप्शंस हैं वहां से हम कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, वर्ड की फाइल से। निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट? फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या ऑल ऑफ द अबव? दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अमेजन भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, स्नैपडील भी है, उपरोक्त सभी, ये सारी ही ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं। तो ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चन, मैराथन क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी इश्यू है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएं कि आप कहाँ से हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आपने कौन से कंप्यूटर सेंटर से, कौन से इंस्टीट्यूशन से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, RSCIT कर रहे हैं, और आपको हमारा चैनल, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे वीडियोस को निरंतर और रेगुलर देखते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और उन्हें प्रोत्साहित करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए निरंतर वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।